चलो कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं तो तुम लोगों ने और कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दिया होगा और तुम्हारी इस बोर्ड की प्रिपरेशन को और टॉप नॉच लेवल पर ले जाने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनके हर चैप्टर को वन शॉट में कवर करा जाएगा और पूरा का पूरा पेपर इसी एक शॉट में पढ़ाई हुई चीजों से आ जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वो चैप्टर कितना आता है, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर को जीरो से हीरो कवर करेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है और पूरा कवर करना है तो भी आ जाएगा, और अगर आता है रिवाइज करना है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें और समझनी है तुम्हें एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। मेरा नाम है प्रभात और आज के इस वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। फटाफट बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। यार केमिकल बॉन्डिंग का लेना देना है एटम से, एलिमेंट से। तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल का खूब अच्छे से डिस्कशन करा हुआ है और पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स अलग अलग आपको दिए हुए हैं, 118 एलिमेंट्स के आसपास होते हैं, इन एटम्स को आप दो मेजर कैटेगरी में ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक हो गया मेरे बच्चे नॉन नोबल एटम्स और दूसरे हो गए नोबल एटम्स, या नॉन नोबल एलिमेंट्स और दूसरे हो गए नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स का मतलब क्या है? नोबल एलिमेंट्स दरअसल में ये जो लास्ट वाला हमारा ग्रुप होता है जिसे हम 18 ग्रुप बोलते हैं या फिर 0 ग्रुप बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स को बोलते हैं, जिसके मेंबर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इसको याद करने का निमोनिक भी मैंने बताया था इससे पहले कि हीना, नीलम और करीना, जेरोक्स, रेडी, और ऐसे निमोनिक पूरे पीरियोडिक टेबल के हम लोगों ने पढ़े थे। अगर तुम्हें वो निमोनिक से पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है तो यहां आई बटन पर इससे प्रीवियस जो हमारा वन शॉट है पीरियोडिक टेबल का, उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके कवर कर सकते हो अगर अभी तक कवर नहीं करा है तो। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो 18 ग्रुप है इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स को नोबल एलिमेंट्स बुलाया जाता है और इसके अलावा अब जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो सब नॉन नोबल एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा क्यों है भाई इनके साथ, ऐसा क्यों खास इन्हें इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है कि इन्हें नोबल बोला जा रहा है? क्या ये बहुत अच्छा कोई काम करते हैं जिसकी वजह से इन्हें नोबल बोला जा रहा है? तो बात करते हैं इन्हें नोबल और बाकियों को नॉन नोबल क्यों बुलाया जाता है। तो इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक सी दरअसल में ऑब्जर्वेशंस होती हैं। नोबल एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करा जाए तो इनके आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं ये पूरे भरे होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में या तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बोला जाता है कि इनका डुप्लेट कंप्लीट है, या फिर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम बोलते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इसे डुप्लेट बोला जाता है, और वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इसे ऑक्टेट बोला जाता है। लेकिन डुप्लेट वर्ड हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तभी अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर बात करी जाएगी तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने वाले फिनोमेना को ऑक्टेट बोलना है। और ये जो हमारी नोबल एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ हीलियम ही ऐसा है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और बाकी जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आएगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आएगा। तो नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट ही इसकी आउटर मोस्ट शेल है तो हम बोलेंगे इसका डुप्लेट कंप्लीट है, और नियॉन की सेकंड ऑर्बिट में अगर हम आ गए तो उसे कंप्लीट या पूरा भरा तब माना जाएगा जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से जो हमारे नोबल एलिमेंट्स होते हैं हमने अक्सर देखा है कि कंपाउंड्स बनाने के लिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना गेन करते हैं, ना शेयर करते हैं। इन अदर वर्ड्स जो नोबल एलिमेंट्स हैं ये कंपाउंड्स बनाते ही नहीं हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब कंपाउंड बनाते ही नहीं है किसी और एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाकर, और इसी वजह से इन्हें इनर्ट या अनरिएक्टिव माना जाता है। बात करी जाए नॉन नोबल एलिमेंट्स के बारे में, यानी इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें इनसे डिफरेंट
और जस्ट अपोजिट ऑब्जर्वेशन होंगे, या नॉन नोबल एलिमेंट्स में जो हमारे आउटर मोस्ट शेल होंगे ये पार्शियली फिल्ड होंगे, यानी जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है या तो उसमें हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, या अगर सेकेंड या उसके हायर ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। आप चाहो तो एग्जांपल के तौर पे किसी को भी पकड़ लो, जैसे अगर मान लो मैं कार्बन को पकड़ लूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें शेल्स के अंदर भरना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके वैलेंस शेल में यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए, तो इसे पार्शियली फिल्ड बुलाया जा रहा है। ऐसे ही मान लो मैंने सोडियम को पिक कर लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा तो ये आएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में सिर्फ 1, और थर्ड वाली शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल मानी जाएगी, और इसमें भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो आप बोलोगे ये पार्शियली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने से मतलब होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाना। तो नॉन नोबल एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल पार्शियली फिल्ड होता है, यानी इसका मतलब है या तो इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होगा या डुप्लेट इनकंप्लीट होगा। डुप्लेट इनकंप्लीट मेरे बच्चे सिर्फ होता है दरअसल में हाइड्रोजन के केस में। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डुप्लेट इनकंप्लीट है, और इसी वजह से हम बोलते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी डुप्लेट कंप्लीट होगा। और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करते हैं ताकि ये कंपाउंड बना सके और अपने आप को और ज्यादा स्टेबल कर सके। और इनके लगातार स्टेबल होने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करना पड़ता है इनको, इसलिए ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। और यही ना पूरा का पूरा सार है दरअसल में केमिकल बॉन्डिंग का। अगर ये बेसिक सी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आगे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून का खेल हो जाएगा। तो बात करते हैं इस चैप्टर में आगे जाने से पहले एक और टॉपिक की, विच इज लुईस सिंबल ऑफ एटम्स। केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने भी स्कूल में पढ़ा है और एग्जाम वगैरह दिए हैं, टेस्ट वगैरह दिए, उनको पता होगा जो लुईस स्ट्रक्चर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के बनाने को, वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को। इसलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी एटम को लुईस सिंबल कैसे दिया जाता है। तो दरअसल में लुईस और कॉसल नाम के 2 साइंटिस्ट वो थे जिन्होंने पहली बार केमिकल बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या फिर शेयरिंग के बेसिस पर समझाने की कोशिश करी थी। और इन्होंने जब उस कॉन्सेप्ट को समझाया था तो उसे समझाने के लिए एटम्स के सिंबल को थोड़ा और एनहांस कर दिया था ताकि केमिकल बॉन्डिंग को आराम से बताया जा सके। तो हमें उन्हीं सिंबल्स के बारे में बात करनी है। तो लुईस सिंबल में हमें बस करना यह होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उसे एटम के सिंबल के बगल में ड्रॉ कर देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से 2,1, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम्हें लिथियम का लुईस सिंबल देना है तो बस तुम इतना करोगे कि लिथियम का सिंबल लिखोगे और उसके बगल में 1 इलेक्ट्रॉन एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। अब आप डॉट लगाओ, आप एस्ट्रिक लगाओ, आप क्रॉस लगाओ, आप सर्किल बना दो, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉन के सिंबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी पूरी फ्रीडम है आपको। ज्यादातर हम डॉट ही प्रेफर करते हैं। ऐसे अगर मान लो मुझे सोडियम का बनाना है, अब सोडियम लिथियम के ग्रुप का ही मेंबर है, लीना, करीना, रणवीर के साथ फरार, ये इसका निमोनिक था। इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2, 8 एंड 1। तो सोडियम का लुईस सिंबल अगर बनाना है तो आपने Na के बगल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे ही जब हम कार्बन के साथ काम कर रहे थे तो उसका वैलेंस शेल में आए थे 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका लुईस सिंबल अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे दिखाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने। अब 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। यहां पर 4 आपके पास अलग अलग स्पेस अवेलेबल है, तो चारों अलग अलग स्पेस में चारों अलग डायरेक्शन में 1-1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे शो कर दो। जरूरत पड़े तो लुईस सिंबल में आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन एक साइड पर और 3 एक साइड पे रिप्रेजेंट कर दो। ये सारे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलाउड हैं, इनको कार्बन का ही लुईस सिंबल माना जाएगा। अच्छा, अब लुईस सिंबल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो आपको स्ट्रक्चर बनाने में काफी हेल्प करेगा।
क्लास 10th में भी, और अगर आप आगे परस्यू करते हो तो केमिस्ट्री को, तो वो आगे भी करेगा, कि किसी भी एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके लुईस सिंबल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होते हैं, बस एटम का सिंबल आपको बदलना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन का मैंने अभी आपको लुईस सिंबल बताया था कि कार्बन के पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसके ग्रुप में सिलिका आ रहा है तो सिलिका का भी लुईस सिंबल सेम होगा, बस 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में सिलिका आ जाएगा। जर्मेनियम का भी सेम होगा, एसएन का भी सेम होगा और पीबी का भी सेम होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का लुईस सिंबल जो आप यूज करोगे वही सल्फर का आएगा, वही सेलेनियम का, वही टेलुरियम का, वही पोलोनियम का, बस सिंबल बदलते जाएंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उतने ही रहेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन ग्रुप्स के जो नंबर होते हैं, आप उनकी जो यूनिट डिजिट होती है उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको बताओ ये ग्रुप नंबर 13 है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट है 3, तो इसके हर मेंबर में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है ग्रुप नंबर 14, तो इसके हर मेंबर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है ग्रुप नंबर 15, तो इसके एलिमेंट के हर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस, चाहे आर्सेनिक। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 17 होता है, तो यूनिट प्लेस पर है 7, तो इन सब में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये चीज याद करके मेरे बच्चे आप बड़े आराम से ना किसी भी एटम का लुईस सिंबल बना सकते हो। सिमिलरली यहां पर ग्रुप नंबर 1 है, यहां पर ग्रुप नंबर 2 है, तो इसमें तो यूनिट प्लेस ही ये है, तो इनके लुईस सिंबल में दो दो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एटम का लुईस सिंबल बड़े आराम से बना लोगे। जैसे मान लो मैंने 16 ग्रुप बोला, 16 ग्रुप में जो निमोनिक होता है या ऑक्सीजन फैमिली होती है उसका निमोनिक होता है, उससे टीपो, ये तुम्हारा फेवरेट होगा ना नकल मारने के लिए, तो उससे टीपो। अब मैंने कहा इन सबके लुईस सिंबल बनाओ, तो जैसे आपने देखा ये 16 ग्रुप है, इसमें यूनिट प्लेस पर आ रहा है 6, तो सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सबके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबके लुईस सिंबल को आप 6 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने सब जगह 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 के 3 पेयर बना के। ऐसे ही ग्रुप 15 का मेंबर होता है मेरे बच्चे नाइट्रोजन फैमिली, तो इसका निमोनिक था नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। तो अब क्योंकि इसमें ग्रुप नंबर में यूनिट प्लेस पर आ रहा है 5, तो इन सबके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट कर दोगे लुईस सिंबल बनाने के लिए। तो आप किसी का भी लुईस सिंबल बड़े आराम से बना सकते हो मेरे बच्चे, बस ग्रुप नंबर याद करके। अच्छा, बाकियों का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके सिलेबस के अंदर, अब निश्चिंत रहो, इतना से ही आपका काम चल जाएगा। अब आगे आ जाते हैं मेन बात, अपनी केमिकल बॉन्ड को पढ़ने को, अपनी केमिकल बॉन्ड की कहानी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो बेसिकली में केमिकल बॉन्ड दरअसल में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को आपस में बांध कर रखता है, और इनके आपस में बंधे होने की वजह से ही एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको यह समझना है कि प्रैक्टिकलिटी में केमिकल बॉन्ड कोई रस्सी, कोई धागा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं है। यह दरअसल में अट्रैक्शन फोर्स होता है किसी भी 2 एटम्स के बीच में, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। यानी केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, चलो ये भी बता देता हूं। दरअसल में ना साइंस का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, कभी भी 2 चीजों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होने से टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करी जाए तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम होने को ही हम बोलते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी कैसे लाता है, केमिकल बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होने की वजह से बनता है, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उस सिस्टम की उतनी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी इस तरह से प्रोवाइड होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया भी आपको अच्छे से पता चला होगा। एक केमिकल बॉन्ड, पहली बात 2 एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरी बात, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो जो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और तीसरी बात, इस एनर्जी के कम होने की वजह से ही वो चीज स्टेबल हो जाती है। और इसी को सिंपल सी भाषा में ये बोल देते हैं कि एटम्स इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उन्हें इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या फिर कभी कभी डुप्लेट कंप्लीट करना है।
बट एक्चुअल रीजन अपनी एनर्जी को कम करके खुद को स्टेबलाइज करने का होता है। तो रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग अगर आपके लेवल पर बात बताई जाए तो आप यही बताते हो कि दरअसल में एटम्स को कंबाइन करने के लिए जो रीजन होता है वो ये कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नोबल गैसेस का, जो उस एटम के नियरेस्ट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन, तो फ्लोरीन नियोन के जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगी। सिमिलरली जो हमारे पास लिथियम है, इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है हीलियम, तो लिथियम हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगी। ठीक है, एक मिनट में चेक करूं, दिख रहा है ना ये हीलियम? एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो। ऐसे ही पोटेशियम के नियरेस्ट नोबल गैस है ऑर्गन, तो वो ऑर्गन की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। ब्रोमीन के नियरेस्ट नोबल गैस है क्रोमियम, तो वो क्रोमियम की तरह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगी या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगी। और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। अगर वैलेंस शेल का नंबर 2 या 2 से ज्यादा है और अगर 1 है वैलेंस शेल का नंबर, तो उसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो एक एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए आउटर मोस्ट शेल, अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में अगर नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है जिसे आप डुप्लेट रूल बोलते हो, या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिसे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे या फिर ऑक्टेट रूल बोलेंगे, अगर नोबल गैस हीलियम के अलावा कोई और है जो कि नियरेस्ट है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, हमारे पास डुप्लेट बस कंप्लीट करने वाले 2 ही 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बाकी मस्त मोस्टली ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं। तो जब ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यानी ये अट्रैक्शन फोर्स हमारे एटम्स आपस में स्टैब्लिश करके कंपाउंड बनाते हैं, तो 3 डिफरेंट तरीकों से ये बॉन्ड बनाते हैं। इन 3 डिफरेंट तरीकों से बनने वाले बॉन्ड्स को ही अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम बुलाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बुलाओ या आयनिक बॉन्ड बुलाओ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी पॉइंट के ऊपर आ जाए, आयनिक बॉन्ड के ऊपर या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर, आप दोनों का आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही दोगे। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में पढ़ने की, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे नाम से पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड, तो ये आयन से मिलकर बना होगा। और एक एटम आयन कैसे बनता है? तो एक एटम आयन बनने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बने या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बने। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, अगर ये भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बन जाएंगे Na+, और इस Na+ आयन को हम बोलेंगे सोडियम कैटायन। केमिस्ट्री में कोई भी आयन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे मेरे बच्चे बुलाया जाता है कैट आयन। अब मैंने एरो देकर इसे इस तरफ इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और देखो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, अब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। देखा, तो ये बन गया कैटायन। ऐसे ही मान लो हमने ये देखा कि एक एटम कैटायन कैसे बन सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऐसे ही एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है एनायन। क्लोरीन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसको अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसके लिए आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत दर्दनाक काम होगा इसके लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दरअसल में एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में कन्वर्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर हमारे पास एक जगह पॉजिटिव आयन है, एक जगह नेगेटिव आयन है, तो आयंस बन गए। तो इन आयंस के बीच में, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन है, तो अपने आप अट्रैक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
और इसी अट्रैक्शन फोर्स से अगर कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड के बनने की वजह होगी आयनिक बॉन्ड, या जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बुलाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड के नाम से ही पता चल रहा है ये आयन से मिलकर बनता है, और आयंस बनने के लिए जरूरी होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली चीज कैटायन बनाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली चीज एनायन बनाएगी, और ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच में, इसीलिए इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बुलाया जाएगा। अब यही बात यहां पर डेफिनेशन में लिखी है। और मोस्टली जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के अंदर आप देखोगे ज्यादातर आपको एक एटम मेटल मिलेगा, दूसरा नॉन मेटल मिलेगा, क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यही आती है कि आप ये जो आयनिक कंपाउंड्स हम बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, आप इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए या लुईस स्ट्रक्चर बोला जाए, दोनों चीजें सेम है। तो ये करके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानो मैंने आपसे कहा NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दो, तो यहां पर हम ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लुईस सिंबल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। भाई लुईस ने ही बताया था कि बॉन्ड कैसे बनाना है आपको, ये आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो मेथड देखते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। अब NaCl में बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो पक्का आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो हमारा एक एटम का लुईस सिंबल आप बना लो, सोडियम का लुईस सिंबल है ये, दूसरे एटम का भी लुईस सिंबल बना लो। अब क्लोरीन का अगर लुईस सिंबल बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो याद करो क्लोरीन दरअसल में हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। हेलोजन ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 17, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। तो क्लोरीन अगर 17 ग्रुप का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यूनिट प्लेस के बराबर। तो इसका लुईस सिंबल बनाने टाइम आप 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करोगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के जो सिंबल हैं वो कोशिश करना अलग अलग लो, ताकि किसी भी देखने वाले को समझ में आ जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से एटम को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपने क्लोरीन के अगल बगल इस तरह से क्रॉस लगाए तो कोई भी समझ जाएगा कि आपने क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करे हैं। और अगर आपने सोडियम के बगल में डॉट लगाया तो इससे किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने इसे ये डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये पता है कि अभी ये Na एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। ये क्लोरीन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गया तो अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, भाई बहुत दर्द होगा इसे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना ये पसंद करेगा। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्लोरीन वही अगर गेन कर ले तो इन दोनों के बीच में एक फायदे का सौदा हो जाएगा। और वो फायदे का सौदा ये होगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके एक कैटायन बनाएगा, जिसमें सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और खुद एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हुए, दोनों स्टेबल हो गए, और स्टेबल होने के साथ साथ एक पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एस्टैब्लिश होगा, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को मेरे बच्चे बुलाया जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो ये दरअसल में केमिकल रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक आयनिक कंपाउंड के लिए, जो कि है NaCl। ऐसे ही आप चाहो तो MgCl2 के लिए भी बना सकते हो। तो उसके लिए बस आपको ये पूरा कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मैग्नीशियम जो है इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर आता है। अगर आपको याद हो, ये देखो ग्रुप नंबर 2 के अंदर है मैग्नीशियम, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो हमारे क्लोरीन भाई साहब है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस एक बात का अब आपको इल्म रहना चाहिए, और वो इल्म इस बात का, इल्म का मतलब याद रखनी है आपको कि मेरे भाई साहब, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास फॉर्मूले में ना 2 क्लोरीन है, तो मैंने एक क्लोरीन तो बना दिया, पर मुझे एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में 2 क्लोरीन है।
तो मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं। अच्छा, अब कोई बच्चा चाहे तो मैग्नीशियम के एक बार राइट में क्लोरीन लिख सकता है, एक बार लेफ्ट में, वो बिल्कुल अलाउड है। कुल मिला के जब यहां पर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो ये बात बिल्कुल सही बननी चाहिए कि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी रही बात मैग्नीशियम की, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 282। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना अंदर वाले ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता है। तो ये ज्यादा प्रेफर करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। अब ये चीज आपको आगे भी कंटिन्यू करके दिखाना है कि अगले स्टेप में इनको इलेक्ट्रॉन मिल गए। अक्सर बच्चे सब यहीं पर गुचुर मुचुर कर देते हैं और रायता फैला देते हैं स्ट्रक्चर बनाने में। आपको क्या करना है, यहां पर आपने दिखाया इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब नेक्स्ट में आप दिखाओ कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेगा। और सुपर स्मार्ट तो ये भी चीज होगी कि आप इसका ये दिखा दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि देखो भैया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात, ये दोनों क्लोरीन आप चाहो तो फिर से अलग अलग बनाकर दिखा सकते हो, या अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो इस क्लोरीन को आप बनाओ एक डब्बे के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल ऐसे ही इस क्लोरीन के ऊपर भी आएगा। तो टोटल हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो आप चाहो तो बाहर यहां पर 2 लगा सकते हो। तो आप 2 लगा दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप इसे ऊपर नीचे 2 बार बना के दिखा दोगे तो भी चलेगा। ये हर चीज अलाउड है। बस आपको इस बात का याद रखना है कि इसके ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा और दूसरे वाले क्लोरीन के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा। आप चाहो तो एक क्लोरीन राइट में बना दो मैग्नीशियम के, एक क्लोरीन लेफ्ट में बना दो, वो भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। स्ट्रक्चर में मेन बात है जो याद रखनी है वो ये कि आप एरो बनाते टाइम ये दिखाओ कि मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड कर रहा है, और एरो के दूसरी तरफ क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। और चाहो तो दिखा दो इन दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि चलो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, अब एक काम करो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। आओ बनाते हैं। तो कैल्शियम भी दरअसल में सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो अगर कैल्शियम भी मैग्नीशियम की तरह सेकेंड ग्रुप का ही मेंबर है तो मेरे बच्चे इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका लुईस सिंबल भी 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होगा। और नोटिस करना मैग्नीशियम में मैंने यहां क्रॉस लगाया है, कैल्शियम में यहां पे डॉट लगाया है। इसका मतलब आपको बिल्कुल फ्रीडम है कि आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी को भी क्रॉस से कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, बस काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। लुईस सिंबल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत नहीं बनाने। तो ये हो गया मेरे भाई कैल्शियम। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए बनाए, तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, ठीक है। तो अगर याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो काउंट कर लो, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, इन सबको छोड़ दो। वैसे यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऑक्सीजन वहां से आ रहा है 16 ग्रुप में। 16 ग्रुप का मतलब यूनिट प्लेस पर है 6 अगर नंबर, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कई लोग ना ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहां पर अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो हो जाएगी दिक्कत। देखो क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको सोचो, खुद प्लान करो, आपको ये दिखाना है कि कैल्शियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। याद रखना मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आपको कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए दिखाना है यहां पे। तो आपके पास यहां पर ऑक्सीजन में ना कैल्शियम के ठीक सामने जगह खाली होनी चाहिए। जगह खाली होगी तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखा पाओगे। अब बस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आप दिखा दो कि कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। क्यों देगा भाई, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर उसके बारे में बात करी जाए तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है मेरे बच्चे 2882 ये आता है। तो कैल्शियम को अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, तो बड़े आराम से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लूज करके दे देगा।
तो जैसे ही कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा 2+ चार्ज, और जैसे ही 2+ चार्ज आया और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब यहां पर लुईस सिंबल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ऑक्सीजन जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेरे बच्चे, ये भाई साहब बन जाएंगे कुछ इस तरह की कार्यक्रम। इसके पास ये 2 डॉट एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2- चार्ज आ जाएगा। ये कैटायन, ये एनायन, तो इनके बीच में बन जाएगा एक आयनिक बॉन्ड, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मस्त। आप चाहो तो चेक कर लो, ये बात इनके नीचे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ठीक, तो मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया आयनिक कंपाउंड का, आयनिक बॉन्ड्स का। अब आयनिक बॉन्ड्स जिन कंपाउंड्स को बनाते हैं उन्हें बुलाते हैं हम आयनिक कंपाउंड। तो वो केमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है। इन सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ही बनता है। दीज ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म और हम डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा भी जाता है आपसे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये BMI है। जिनको ना पता हो BMI का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स नहीं है यहाँ पर। BMI दरअसल में मेरा स्लैंग, इसका मतलब होता है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, यानी एक एटम आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जितने लूज कर रहा है या जितने गेन कर रहा है, उसी को उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे ये 1 है। और ज्यादा प्रिसाइज अगर आप बताना चाहते हो तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 बोल सकते हो। +1 का मतलब होता है आप ये बता रहे हो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी तब आई है जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, कैल्शियम भाई साहब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो और स्पेसिफिकली आप बता सकते हो +2। क्लोरीन भाई साहब, इनके पास वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड बनाया तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी -1। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ऑक्सीजन ने, अगर आपको याद हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा था, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी -2। तो इन सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम या गेन करने हैं, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो आप इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव में बता सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आप उसे नेगेटिव में बता सकते हो। अब यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम के लिए अगर याद रखोगे तो भले हमारे बच्चे बड़े आराम से आप अपने एग्जाम के हर क्वेश्चन को इस चैप्टर से कर लोगे, कि मेरी गारंटी है आपको। कुल मिला के ये चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। जितने अच्छे से दिमाग में बैठी होंगी उतना आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी समस्या आती रहे तो यार मेरे साथ रीच आउट करते रहो, कमेंट्स के थ्रू या कैसे भी, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए टॉप नॉच प्रिपरेशन एकदम टनाटन कर लो। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि यार जो आयनिक बॉन्ड होता है उसे बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये तो पता है कि आयनिक बॉन्ड यार मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन। तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज कोई एटम तब करेगा जब उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है या जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम। जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा आराम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स हमें आयनिक कंपाउंड कब आसानी से मिलते हुए कब हमें आसानी से बनते हुए मिलेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा कम होना चाहिए मेटल्स के लिए,
तो लोअर वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। और दो एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो दोनों ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है दरअसल में आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। अब जरा नोटिस करो, पीरियोडिक टेबल में आपको लो आयनेशन एनर्जी कहां मिलती है? लेफ्ट की तरफ। यहां पर लो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल मिलता है, और यहां पर आपको हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है। अगर इनको इग्नोर कर दें तो यानी यहां पर आयनिक बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो आपको अच्छे आयनिक बॉन्ड बनते हुए कम मिलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल आपको लेफ्ट की तरफ मिलेंगे, नॉन मेटल आपको राइट की तरफ मिलेंगे। तो जितने मेटल लेफ्ट में होगा, जितना नॉन मेटल राइट में होगा, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा। बस राइट में कौन से नॉन मेटल नहीं लेने हैं? नोबल गैस, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। चले अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं यार इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। भाई साहब बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, तो सवाल आता है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? देखो हर एटम ना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं, कार्बन। भाई साहब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगा 2,4। तो अगर इसका लुईस सिंबल आप बनाओगे तो कार्बन का लुईस सिंबल कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरा नोटिस करना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस अगर कर दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर हट गए तो डुप्लेट कंप्लीट, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वैलेंस शेल में एक और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन आ गए तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो डुप्लेट 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो डुप्लेट कंप्लीट, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ऑक्टेट कंप्लीट। पर चाहे ये डुप्लेट कंप्लीट करे या ऑक्टेट, दोनों के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करना जरूरी है कार्बन के लिए। बट चाहे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आए, ये बात बहुत हाई एनर्जी डिमांडिंग है। ये बात हाई एनर्जी डिमांडिंग है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ना बहुत एनर्जी लग जाएगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। और सेम 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एक बात समझना, चाहे हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट कराने की हम कोशिश करें या इलेक्ट्रॉन गेन करा के, दोनों केस में हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। और आपको मैंने बताया था कि यार कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम करना चाहती है, और इन भाई साहब को हमें ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन एक ऐसा केस है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जरूरी नहीं है एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ही करें। कभी कभी वो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उनको फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है। ठीक है, जब एग्जाम में तुम बिल्कुल पढ़ाई ना करके जा पाओ तो पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही जब यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो इन्हें कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है एटम्स को। तो ये जुगाड़ ये निकालते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में। जैसे तुम स्कूल में लंच अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हो। अगर मान लो घर से आपको कोई बोरिंग लंच गया है तो थोड़ा आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, उसका अच्छा वाला लंच खा लिया। ठीक है, इस तरह से काम चल जाता है। ऐसे यहां पर भी होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में दरअसल में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन पेयर ऑफ नॉन मेटल्स, और ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि मेटल नॉन मेटल में तो मोस्टली आपको आयनिक बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है ये हम इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सीखेंगे, और ये देखेंगे शेयरिंग कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, विच इज HCl। थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूं, एक काम करता हूं हमसे देख पाता कि, तो HCl का अगर मुझे कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन देना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अपन कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। याद रखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
और इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट। तो अब ये कैसे अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जरा नोटिस करोगे, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लूज कर दिया ना, तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा यार, खाली थोड़ी होगा ये। तो इसीलिए ये आपस में शेयर करते हैं। तो शेयरिंग कैसे आप इंडिकेट करते हो, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये शेयरिंग हम ऐसे शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, तो हम हाइड्रोजन की ऑर्बिट को बढ़ाकर थोड़ा क्लोरीन तक ले जाते हैं। और ये ना, ये नंबर हटा देता हूं मैं। तो हाइड्रोजन की ऑर्बिट को थोड़ा बढ़ाकर हम क्लोरीन तक ले जाते हैं। और हाइड्रोजन ने, अब इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस खुद ले लिया, खुद शेयर कर लिया। तो क्लोरीन को भी शेयर करेगा, और जब शेयर करेगा तो इस तरह से आप इसको शो कर दोगे। क्लोरीन के ये डॉट अपने इलेक्ट्रॉन है, और ये इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट को बढ़ाकर ले ले रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हुए हैं। इन्हें बुलाया जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बॉन्ड पेयर भी आप इन्हें बुलाते हो। यानी इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड बना रहा है। और जब भी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो आप इसे एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। जब कभी भी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी एक बॉन्ड पेयर होता है, तो हम उसे सिंगल बॉन्ड से शो कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, क्या नाम है, यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये इंडिकेट करता है कि यहां पर दोनों एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हुए। ऐसे ही आप बहुत सारे और एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल बनाता हूं मैं। मान लो मैंने Cl2 बनाने की कोशिश करी। अब Cl2 कैसे बनेगा, देखो। Cl2 अगर बनाना है तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों नॉन मेटल है। अच्छा, नॉन मेटल हो तो ये बात काफी प्रोमिनेंट हो जाती है कि अब वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना, तो आप कैसे ढूंढ कर बता पाओगे कि आयनिक बॉन्ड बनाना है कि कोवेलेंट। अगर मेटल नॉन मेटल है फॉर्मूले में, तो आयनिक बनेगा। अगर नॉन मेटल ही है, जैसे यहां पर या यहां पर, तो ये इंडिकेशन होता है कि दरअसल में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखाने हैं। तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, अपना ऑर्बिट बढ़ाकर दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऐसे ही दूसरा वाला क्लोरीन अपना ऑर्बिट बढ़ाकर पहले वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो आप इसे एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसे तो बुलाते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, और इसे मेरे बच्चे बुलाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। और जब भी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो हम उसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों ही आपको बनाने अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस वगैरह को समझने के लिए ये बॉन्ड वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना के देना है, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मेरे भाई साहब होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा ना क्या नाम है, प्लान करके इसको बना रहा हूं। मैं जानबूझ के इन इलेक्ट्रॉन्स के थोड़ा आगे एटम को लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां पर ना इनकी ऑर्बिट को बढ़ा के मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करवाने हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको भी 2 चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये 2 लूज करे, 2 गेन कर ले। तो गेन करने वाला तो खुश हो जाएगा, लूज करने वाला दुखी हो जाएगा। क्योंकि लूज करने वाला कहेगा यार मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और मुझे तो 2 चाहिए थे। तो चाहिए के लिए क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। और यहां पर देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर 2 एटम के बीच में शेयर होते हैं, तो इनके बीच में आता है डबल बॉन्ड। दरअसल में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है यहां पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर हुए हैं, या 2 बॉन्ड पेयर हैं। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के लिए बना सकते हो। अब नाइट्रोजन के लिए अगर बनाना है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं मेरे बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, इसलिए मैंने 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में आमने सामने बना दिए। अब बच्चे अगर थोड़ा सा प्लान नहीं करके करते हैं तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको साथ में प्लानिंग बताते हुए चल रहा हूं। और 3-3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हुए हैं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे ट्रिपल बॉन्ड। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप चाहो तो यहां शो करो, जो शेयर नहीं हो रहे हैं, नहीं करना चाहते हो तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां शेयर दिखा देते हो तो इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का भी एक नाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्हें बुलाया जाता है लोन पेयर। तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर है। ऐसे यहां पर 1 2 लोन पेयर, 3 4 लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जो शेयर नहीं होते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं। ये नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर दरअसल में 3 बॉन्ड आए हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने से एक एक बॉन्ड आएगा। तो 3 बॉन्ड आने की वजह से यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो कहानी हमने ये समझी कि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अच्छा, 2 एटम्स के बीच में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो पाते। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में शेयर मत करा देना, इससे भी स्ट्रक्चर गलत बन सकता है आपसे। फिर अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? तो यार कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हो जाएंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स अपने अंदर कंटेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं 2 नॉन मेटल्स के बीच में। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर बताया जाए तो हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ब्रोमीन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, H2SO4 हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो आप अपने आसपास देखते हो। मीथेन गैस, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। फॉर्मिक एसिड, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये आपस में नॉन मेटल से ही बने हैं। और जब भी कंपाउंड नॉन मेटल से ही बने हो, चाहे 2 नॉन मेटल हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, अगर सिर्फ नॉन मेटल्स हैं तो वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड ही उसे माना जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ही बने होंगे। ऐसे ही कोवेलेंसी क्या होती है? तो कोवेलेंसी क्या हो जाती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर which an atom shares with one or more atoms of same kind or different kind to achieve stable configuration is called covalency। यानी सिंपल सी भाषा में आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो कोई भी एटम शेयर करता है ताकि वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, उसे कोवेलेंसी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अलग अलग एलिमेंट्स लिखूं और यहां पर मैं इसकी कोवेलेंसी लिखूं तो क्या आएगी? तो अगर एलिमेंट कार्बन है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, तो इसकी कोवेलेंसी 4 आएगी। ऑक्सीजन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं तो इसकी कोवेलेंसी 2 आएगी। क्लोरीन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है तो इसकी कोवेलेंसी 1 आएगी। कोवेलेंसी में प्लस माइनस हम कुछ नहीं लगाते, क्योंकि प्लस माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कब गेन हो रहा है। लोन पेयर की कहानी मैंने आपको बताई दी कि कभी कभी जब दरअसल में कोई एटम बॉन्ड्स बनाता है तब भी उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, और इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही बुलाया जाता है लोन पेयर। और इन्हें हमेशा पेयर में रखना है, 2-2 का ग्रुप बना के रखना है आपको इन्हें, तभी आप इन्हें लोन पेयर बोल रहे हो। और बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन लगते हैं उन्हें बुलाया जाता है बॉन्ड पेयर। और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पर एक बॉन्ड पेयर है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब एक कोवेलेंट कंपाउंड में एक चीज और आती है, इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? दरअसल में आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेरे बच्चे, अगर कोई भूल गया है तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपने ये पढ़ा था कि अगर मान लो दो एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। अब इन दोनों में से अगर कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लेते हैं बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिख सकते हो, तो बी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ऐसे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा आ गया है तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो बी के ऊपर यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस चक्कर में ए के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कोई कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होता, तो कायदे से कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बट एक एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, दरअसल में होता क्या है, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींचने वाली कैपेबिलिटी को बुलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाली कैपेबिलिटी को बुलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। और अब यहां पर दो पोल आ गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल को बुलाया जाता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमें कब देखने को मिलेगा, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नॉन मेटल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोल दोगे जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इन्हें बोल दोगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि यार दोनों मान लो सेम एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब अगर दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, ना कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा ना कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा। तो इनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का या बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने का। और अगर कोई झगड़ा ही नहीं होगा तो किसी के ऊपर भी नेगेटिव किसी के ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा। और जब तक ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले पोल्स नहीं बनेंगे तब तक इन्हें नॉन पोलर बुलाया जाएगा। तो अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें अक्सर सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। या आप ये देख लो, यही डेफिनेशन में लिखा है कि भैया कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर कब माने जाते हैं, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन टू एटम्स। ये अक्सर तब देखने को मिलता है जब दोनों एटम सेम काइंड के हो, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4 में भले ही हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर कराते हैं, पर लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आती है। लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लगभग बराबर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन के। और क्योंकि ये बराबर है तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप बॉन्ड पेयर बोलते हो, वो कहीं नहीं जाता, वो बीच में रहता है। और जब तक वो बीच में रहेगा तब तक ना तो किसी एटम में नेगेटिव चार्ज आएगा ना ही किसी पर पॉजिटिव। तो ये क्या माना जाएगा, नॉन पोलर माना जाएगा। मतलब इसमें कोई पोल नहीं है। पोल का मतलब होता है एक जगह, मतलब एक ही जगह पर दो अपोजिट चीजें मिले, बोलते हैं ना पोल अपार्ट है चीजें। तो यहां पर कोई पोल नहीं मिलेगा, बट यहां मिलेगा, वाटर में मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, वाटर में अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो ऑक्सीजन महाशय ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बल्कि ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए इसमें पोल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसे पोलर माना जाएगा। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सारे बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन के पास होते हैं। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। हालांकि टेक्निकली आता पार्शियल पॉजिटिव है, बट मैं आपको ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव से दिखा रहा हूं। ठीक है, और ये वर्ड अगर आपने ना सुना है पार्शियल पॉजिटिव, इग्नोर करो। आपको ये ध्यान रखना है यहां पर भी पोल है, यहां पर भी पोल है, यहां पर भी पोल है, तो इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। मोस्टली नॉन पोलर में आपको सेम नॉन मेटल्स आपस में जुड़ते हुए मिलेंगे, और पोलर में आपको दो ऐसे नॉन मेटल जुड़ते हुए मिलेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो ये बात आप चाहो तो 2000 रुपए के नोट में संभाल के रख सकते हो। मतलब मैं आपको नोट देने वाला था, लेकिन 2000 रुपए का नोट दे रहा हूं आपको, ताकि आप संभाल के रखें, जब जरूरत आए तब खर्चा करें।
कि क्या है ये 2000 रुपए का नोट, कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में, एक मिनट, कैमरा फिर से बंद हुआ है क्या? नहीं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं have different non-metals bonded to each other. यही इसकी पहचान होती है। कभी भी दो डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्डेड हो तो वो पोलर होगा, ठीक है। नॉन पोलर में भी दो डिफरेंट एटम हो सकते हैं, जैसे इसमें CH4 CCl4, ठीक है, लेकिन ये बड़े ही लिमिटेड हैं। अगर दो डिफरेंट आपको मिलेंगे, ज्यादातर आपको वो पोलर ही मिलेंगे। तो अपने एग्जांपल के लिए बस आप इन दो डिफरेंट वालों को याद रख सकते हो कि ये नॉन पोलर है। अब अगर बात की जाए कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म होने की कंडीशन क्या है, तो आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हाई चाहिए आपको, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, यानी सारे नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के पास होने चाहिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाने की कंडीशन होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आयनेशन पोटेंशियल भी हाई चाहिए, या आयनेशन एनर्जी भी हाई चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई चाहिए, ताकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए, आपस में शेयर करे। और शेयर तभी करेंगे जब वो आपस में क्लोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे। तो इसलिए मोस्टली नॉन मेटल्स जो कि पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ होते हैं, वही आपको ज्यादातर बनाते हुए दिखाते हैं आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद एक बॉन्ड और आ जाता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दरअसल में यहां भी शेयरिंग होती है, पर यह शेयरिंग बिल्कुल उस तरह से होती है जैसे तुम अपने फ्रेंड के साथ तब टिफिन शेयर करते हो जब तुम तो टिफिन लाए हो या तुम्हारा पक्का दोस्त नहीं लाया है। तो यार तुम चाहते हो यार भूखा ना रहे, तो कुछ भी अपना मन मार के तुम उसको अपना टिफिन शेयर कर देते हो। अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे मैं तो ऐसा नहीं करता भाई, ठीक है, लेकिन हम तो करते थे यार। तो कई बार ऐसा होता है कि एटम्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उन एटम्स को शेयर करके दे देते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तब क्योंकि यहां पर बस एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा बस ले रहा है, शेयरिंग में, ट्रांसफरिंग में नहीं, ट्रांसफरिंग में तो आयनिक बॉन्ड होगा, शेयरिंग में ले रहा है, तो उसे बुलाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब ऑलरेडी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका हो। तो यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम पूरा डोनेट करेगा, और इस तरह के बॉन्ड को डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसके क्लासिकल एग्जांपल जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है हाइड्रोनियम आयन या फिर अमोनियम आयन। इनको देख भी लेते हैं एक बार। तो यार अमोनियम आयन को अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो अमोनियम आयन कैसे बनता है, दरअसल में ये बनता है नाइट्रोजन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इस्तेमाल करके। पर अगर यहां पर एक प्लस चार्ज है, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये हम हाइड्रोजन में से निकालते हैं, नाइट्रोजन में से नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अब तक आपको पता चल गया डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो ये भाई साहब अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा और ये भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। और नोटिस करो नाइट्रोजन जिसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसने इन 3 हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना चाहते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुआ है तो यहां एक बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड और यहां भी एक बॉन्ड। दिक्कत सारी यहां है, इस हाइड्रोजन को नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और नोटिस करो ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, यानी आहा पेट भर चुका है इसका पूरा, और फिर भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, तो ये चाहे तो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बस इसको शेयर करके दे दे, पर इससे कुछ लेगा नहीं, क्योंकि एक तो इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो ये क्यों लेना चाहेगा। तो इस तरह से ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन है अपना प्रोवाइड कर देगा इस हाइड्रोजन को, और इस पूरे स्ट्रक्चर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जहां कहीं पर भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी
एटम को, तो उसे अगर आप शो करना चाहते हो तो उसे आप शो करते हो मेरे बच्चे एक एरो से, लाइक दिस। और क्योंकि ये एरो आपने बनाया है तो ये शो करता है कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवा रहे हो। तो इस बॉन्ड को बुलाया जाता है मेरे बच्चे डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये मेरे बच्चे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो अमोनियम आयन में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है और ऐसे ही आपको हाइड्रोनियम में भी मिलता है, H3O+ में। H3O+ में होता क्या है, देखो ऑक्सीजन को ना दो बॉन्ड बनाने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन अगर आपको याद हो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो बॉन्ड बना लेता है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फॉर्मूले में 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ही बने हैं, तो एक बचा है। और प्लस चार्ज का मतलब है उस बचे हुए एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली पाली पीली बैठा है, इसे पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्सीजन के पास यहां एक लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर है, ये तो मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन खुद कहेगा कि भैया एक काम कर, मेरे पास 2-2 लोन पेयर पड़े हैं, तू एक मेरे से ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। और क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आप चाहो तो पूरा इसके ऊपर दिखाओ, क्योंकि एक बार ये पूरे एटम जुड़ गए तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा, इस पूरे आयन के ऊपर आ जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब अगर आपने अपना किसी को दोस्त बना ले तो उसकी सारी बुराइयां हमारी। तो ऐसे ही जैसे ही ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप रिप्रेजेंट करोगे। और यहां पर देखो नोटिस करो, इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए थे ही नहीं, इसने बस लिए हैं। तो इस एटम को बुलाया जाता है डोनर एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और इससे बुलाया जाता है एक्सेप्टर एटम, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा मेरे बच्चे, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि आप इस तरह से इसको डिनोट करोगे। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन ने बस इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो डोनर एटम है, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे हैं तो एक्सेप्टर एटम है। तो आप डोनर एटम से एरो दिखाते हो एक्सेप्टर एटम की तरफ, एरो का हेड हमेशा एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। तो ये कहानी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, अच्छा अब कई कंपाउंड्स में दरअसल में सॉरी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसीलिए इसे को आयनिक बॉन्ड भी बुलाया जाता है, क्योंकि यहां पर 2 बार एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, और एक बार ऐसा हो रहा है कि बस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि कर शेयरिंग से रहा है लेकिन हो तो आयनिक की तरह बिहेवियर रहा है, इसीलिए इसे को आयनिक बॉन्ड भी बुलाया जाता है, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का एब्रीविएशन। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आप याद रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होती है कि वन ऑफ द एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। जैसे अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, और दूसरे एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होनी चाहिए। जैसे H+ में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होनी चाहिए और दूसरे एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, और जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि भाई तुम दोस्त को खाना तभी खिलाओगे जब तुम्हारा पेट थोड़ा बहुत भर चुका हो। ऐसा थोड़ी इतना कौन संत समाज में जी रहा है कि वो सारा खुद भी टिफिन नहीं लाया है और तुम अपना टिफिन लाए हो तो तुम उसको पूरा शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद भी उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की कमी होनी, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होनी चाहिए उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बाकी अब आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट आता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस है। दरअसल में अगर आप कभी भी किसी भी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर देते हो या वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। NaCl को अगर तुमने मेल्ट कर दिया
यानी सॉलिड से लिक्विड बना दिया, तो होता क्या है, Na+ आयन अलग हो जाते हैं, Cl- आयन अलग हो जाते हैं। सिमिलरली अगर NaCl को तुमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो Na+ आयन अलग हो जाता है, Cl- अलग आयन हो जाता है। इन शॉर्ट, किसी भी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करो या वाटर में डिसॉल्व करो, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। और आयंस फ्री मूवेबल चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कभी भी आप किसी मॉल्टन या डिसॉल्व डिसॉल्व इन वाटर सॉल्ट के अंदर करंट पास कराने की कोशिश करते हो, तो वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से कंडक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स का मॉल्टन और aqueous solution, they are good conductor of electricity due to free ions. सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि NaCl अगर सॉलिड है ना, तो भले ही इसमें Na पे प्लस है, Cl पे माइनस, पर ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि ये मूव ही नहीं कर पाते, और जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होता। तो याद रखना, सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन हां, एक्वस या मॉल्टन में, एक्वस या मॉल्टन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास मूवेबल आयन होते हैं। बट अगर बात करी जाए क्या नाम है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्टिल वाटर, इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज का सोल्यूशन, ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। शुगर को पानी में डिसॉल्व करा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। किसी भी तरह का अल्कोहल, बेंजीन, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, वाटर में डालने पर ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत आते हैं, तो इसका एक एक्सेप्शन याद रखना, दो एक्सेप्शन। कोवेलेंट कंपाउंड्स, दो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, होते तो और भी ज्यादा है, बट आपके सिलेबस में यही दो बड़े इंपॉर्टेंट है, HCl और H2SO4। अमोनिया भी कर लेगा, ठीक है, वाटर में डालोगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कुछ हद तक कर लेता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स या उनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके अपनी कहानी को विराम देने की कोशिश करते हैं। क्या इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स को अगर एक साथ कंपेयर करा जाए, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये ज्यादातर गैस लिक्विड होते हैं और या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल है, यानी ये आसानी से वेपराइज नहीं होते हैं। NaCl अगर आप रूम में रखोगे तो वेपराइज नहीं होगा, अल्कोहल को हाथ पे रब करोगे वेपराइज हो जाएगा। अल्कोहल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए वो वोलेटाइल होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स नॉन वोलेटाइल होते हैं, आसानी से वेपराइज नहीं होते। और क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं, इनके लो होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब है मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट का एक फैंसी नाम होता है फ्यूज स्टेट, या फिर वाटर में भी, ठीक है। और ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन। अब अल्कोहल के अंदर नमक डालने की कोशिश करोगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड एक्वा सॉल्यूशन में ये बहुत रैपिड रिएक्शन देते हैं। मतलब NaCl और NaOH और HCl को मिलाकर पानी में अगर रिएक्ट कराओगे, तुरंत यूं रिएक्ट हो जाएगा, यानी इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आयंस है ना, फ्री टू मूव है, बहुत जल्दी जल्दी आराम से रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टन और एक्वस स्टेट मोस्टली। और ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने में अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक्वस फॉर्म में स्लो होती है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड स्लो रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। जैसे NaCl का अगर बड़ा सा क्रिस्टल है, उसको पत्थर से मारोगे वो चकनाचूर हो जाएगा, तो दे आर ऑल्सो ब्रिटल इन नेचर। तो इनके बीच का कंपैरिजन है। अब मैं आपको फैक्ट बता दूं कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में इस थ्योरी से ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस थ्योरी से ही जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बनेंगे,
और हम लोग अब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश ये भी करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस सीरीज भी लाई जाए, जिसमें थ्योरी तो आपने पढ़ ली यहाँ से, ठीक है, जितने क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यू से उठाकर या जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कलेक्ट करे जाए, ये सारे आपको दिए जाएंगे ताकि आप भाई अपने एग्जाम के लिए बहुत जम के तैयारी करो, मतलब एकदम तगड़े से आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए जो है वो सब हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो बस समझ लो शुरुआत हुई है, आपके एग्जाम के लिए पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है। आज इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।